प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकें तो इन दिनों हम पढ़ ही रहे हैं। अलंकार, काव्यशास्त्र इत्यादि भी हम पढ़ेंगे, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुझे मालूम पड़ा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्राय विद्यार्थी उसको जानने में भूल करते हैं। एक मेरी सलाह है आपको, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। मेरी एक सलाह है कि प्राथमिक रूप से आप प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशक का नाम लिख लीजिए। आप प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की जो पुस्तक है, डॉक्टर अशोक तिवारी जिसके लेखक हैं, उसको आवश्यक रूप से पढ़िए। बहुत उपयोगी रहने वाली है पुस्तक, अत्यंत उपयोगी पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। इस पुस्तक को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो पीएससी के सवालों के आप जवाब दे सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी वीडियो चैनल पर ये श्रृंखला आयोजित करेंगे, पर साहित्य इतिहास की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। मैं अक्सर विद्यार्थियों को सलाह देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप मूल रूप से पढ़िए। अक्सर तो मुझे जवाब मिलता है कि कठिन पुस्तक है, हम समझ नहीं सके हैं, बड़ी पुस्तक है, क्या हमको याद करना है, क्या नहीं याद करना है, असमंजस विद्यार्थियों में रहता है। तो चैनल पर एक नई श्रृंखला मैं आरंभ कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए। पहली बात ये कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा गया और करीब 100 साल होने को हैं। हम 2022 में हैं, करीब 100 साल होने को है। हिंदी साहित्य की मूल अवधारणाएं अभी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही निर्भर हैं। ये इस पुस्तक का अपने आप में एक महत्व है। तो वह विद्यार्थी जो इस पुस्तक को छोड़कर जाएगा वो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा में जब शुक्ल जी के कथन पढ़ेगा तो थोड़ा दिक्कत महसूस करेगा। इसलिए ये श्रृंखला हमने आयोजित की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए इसकी ये प्रथम भाग हम आप लोगों को आज की वीडियो श्रृंखला में बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसकी उन्होंने भूमिका लिखी है। उस भूमिका पर आज का ये वीडियो केंद्रित है और ये कथन, सूचनाएं सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हूबहू ली गई हैं। आप लोगों को इसको ठीक से समझना, देखना, याद करना है। पुस्तक आपके पास भले ही शुक्ल जी की ना हो, कोई अंतर उससे नहीं पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखिए। और ये जो टेलीग्राम चैनल है, मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ टेलीग्राम का। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। हिंदी विद प्रीतम सिंह इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर ये पीडीएफ मैं डालने वाला हूँ। आप इसको प्रिंट लीजिए, लिखिए, नोट करिए, याद रखिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसकी शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे की है भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं, शिव सिंह सरोज, आप लोग जानते हैं, उसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। दूसरा ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रंथ के लेखक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इस ग्रंथ के लेखक हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ शुक्ल जी से पहले लिखा गया है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने लिखा 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा 1934 में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ की भूमिका में इन तीनों साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। कवि वृत्त संग्रह क्या होता है? वृत्त का अर्थ है जीवन परिचय। तो उन्होंने इनको साहित्य इतिहास नहीं कहा है, उन्होंने कहा ये जो तीनों किताबें हैं ये साहित्य का इतिहास नहीं है। शुक्ल जी की राय है कि ये कवि वृत्त संग्रह हैं जो कवियों के जीवन परिचय का संकलन है। तो पीएससी सवाल कैसे बनाती है? पीएससी ऐसे सवाल बनाती है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है या नहीं कहा है। तो शुक्ल जी से पहले लिखी गई तीनों पुस्तकें, प्रसिद्ध 3 पुस्तकें, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। देखिए,
आचार्य शुक्ल के सभी कथन, इसलिए मैंने हर जगह आचार्य शुक्ल नहीं लिखा है, पुस्तक ही उन्हीं की है तो कथन उनके हैं। देखिए उनका कथन के सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, उत्तर, पूर्व रचना काल का विभाजन मिश्र बंधुओं ने ऐसे किया है ना। आदि, मध्य, उत्तर, पूर्व इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य इतिहास क्यों कहा है, कवि वृत्त संग्रह क्यों कहा है, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है कि आपने मनमर्जी से उसको बांट दिया, इसलिए कवि वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं कहा जा सकता। अगला देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पर उनका जो स्टेटमेंट है वो देखने जैसा है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। और हमारे साहित्य इतिहास में एक सूचना है कि आदिकाल ये नामकरण किसने दिया, तो आचार्य द्विवेदी। पर शुक्ल जी का स्टेटमेंट क्या है कि आदिकाल को मैंने वीरगाथा काल कहा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। देखिए ये बड़ा सीधा सवाल आचार्य शुक्ल के इतिहास से पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल की सामग्री को कौन से दो भागों में बांटा, पहली अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा की। बोलचाल की जो भाषा है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा कहा है। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा और आदिकाल की सामग्री को दो भागों में बांटा, पहली सामग्री अपभ्रंश की, दूसरी सामग्री देश भाषा या बोलचाल की। अब देखिए आप साहित्य इतिहास में आप पढ़ते आए और ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ शुक्ल जी की बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सी गाइड्स वगैरह में आपने इसको पढ़ा है। मेरा आप लोगों को इस सलाह है कि इसका प्रिंट आउट लें, टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाल रहा हूँ मैं, और इसको उतार लें, जो भी आप करना चाहें, लेकिन शुक्ल जी के जो कथन हैं वो आपके लिए मायने रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित 12 पुस्तकों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया। तो सीधा सवाल ये हो सकता है कितनी पुस्तकों के आधार पर नाम दिया, थोड़ा अधिक गहराई में पेपर सेटर जाएगा तो 12 पुस्तकों के नाम आपको पूछेगा। देखिए जो 12 पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण के लिए ली हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको देखिए। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, केवल 4 हैं, माने अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। ये चारों पुस्तकें अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। आप गाइड में, टेस्ट पेपर में, क्लासरूम में अक्सर इस सवाल का सामना करेंगे कि कौन से 2 रासो ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए हैं। तो ये 2 रासो ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए हैं, पहला विजयपाल रासो और दूसरा हम्मीर रासो। दूसरा सवाल कि ये दो किताबें हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिनके लेखक हैं विद्यापति, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति। उनकी 2 रचनाएं कौन सी हैं, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दोनों की दोनों रचनाएं अपभ्रंश में। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप जानते हैं कि साहित्य इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और सामग्री को 2 भागों में बांटा, एक अपभ्रंश और एक देश भाषा। तो अपभ्रंश की किताबें उनको 4 मिली, 12 किताबों के आधार पर नामकरण किया और 4 किताबें अपभ्रंश में मिली। 5वीं किताब देखिए खुम्मान रासो, 6ठी किताब है बीसलदेव रासो, 7वीं किताब है पृथ्वीराज रासो, 8वीं किताब है जयचंद्र प्रकाश, 9वीं किताब है जयमंक जस चंद्रिका, 10वीं पुस्तक है परमाल रासो। परमाल रासो आलाखंड का मूल रूप, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। PSC हमको सवाल पूछती है कि परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है, तो आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। प्रसंगवश वर्षा ऋतु में गाया जाता है उत्तर प्रदेश के गांव में, जैसे हमारे राजस्थान में फागुन में धमाल गाई जाती हैं, वैसे वर्षा ऋतु के गांव में, यूपी के गांव में आल्हा जो है वो गाया जाता है। एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि सबसे पहली बार परमाल रासो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ और किसने करवाया। अगर आपके पास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है तो आप ठीक उत्तर दे सकते हैं। आचार्य नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि परमाल रासो का सबसे पहले प्रकाशन किसने करवाया। देखिए
इसके अलावा खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो ये 12 पुस्तकें, इनके नाम आपको याद करने, चूंकि शुक्ल जी ने इसी आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है। और 4 अपभ्रंश की पुस्तकें हैं, उसमें 8 देश भाषा की पुस्तकें। अपभ्रंश की पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है, ऐसा पूछ सकते हैं वो। साहित्यिक पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? देश भाषा की पुस्तकों को नहीं कहा है। अपभ्रंश की पुस्तकों को साहित्यिक पुस्तकें कहा है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ की भूमिका में एक दोहा उद्धृत किया है, कविता उद्धृत की है, वो मिश्र बंधुओं का कथन है। इसको देखिए कि जो वीर रस की परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व समझकर, वीर रस जो होता है ना, उसमें वर्णों का द्वित्व, द्वित्व का ये मतलब होता है ना, चल तो ये द्वित्व है, हल तो ये द्वित्व है। तो देखिए, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा, जो वर्णों को द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा समझ लेते हैं, जबकि द्वित्व लिखना वीर रस की परिपाटी है। कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, चौपाई को वो अवधि समझ लेते हैं या बैसवाड़ी समझ लेते हैं। तो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, उल्टा कहते हैं। वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पेपर सेटर ये इन्वर्टेड कोमा में लिखकर पूछ सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन किसके बारे में है? ये मिश्र बंधुओं के बारे में। मिश्र बंधु विनोद पर एक तरह से व्यंग्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वो वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत मान लेते हैं, चौपाई देखकर अवधि मान लेते हैं, भाव को थॉट कहते हैं और विचार को फीलिंग कहते हैं। ये कथन मिश्र बंधुओं के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों यानी जीवन परिचय कि कौन कवि कब जन्मे हैं, कब उनकी मृत्यु हुई है, क्या कहानियां उनके बारे में प्रचलित हैं। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूं का अर्थ है लगा हूं। रीतिकाल के कवियों के जीवन परिचय की छानबीन मैंने ज्यादा नहीं की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके साहित्य इतिहास दर्शन की रीढ़ है। देखिए कि मेरा उद्देश्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या उद्देश्य लेकर चले हैं कि साहित्य का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, न कि कवि कीर्तन करना उनका उद्देश्य है। अगला कथन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जिस साल मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती हुआ था, 2015 का अपॉइंटमेंट है, परीक्षा 2013 की संभवतः कही जाएगी, उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, भूमिका से कथन है कि अतः कवियों के यानी रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। पेपर सेटर ने संभवतः, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है, तो सवाल ये पूछा था कथन किसका है, तो शुक्ल जी का है। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये पूछा हो कि रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी ने कहाँ से लिए हैं, तो मिश्र बंधु विनोद से लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने इतिहास में रीति कवियों का जो परिचय दिया हूँ वो मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिया। देखिए, ये उनकी लेखकीय ईमानदारी है। शुक्ल जी बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी लेखकीय ईमानदारी है, जो जहाँ से लिया है उसको उन्होंने उद्धृत किया है। देखिए, अच्छा, उस पेपर में इस भूमिका से ही 2 सवाल थे। पहला ये भी एक सवाल था कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हम काल विभाजन देखेंगे तो आप जानेंगे कि आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, और इसका एक आधार है। उन्होंने भूमिका में लिखा है कि आधुनिक काल में सबसे प्रधान साहित्यिक घटना, सबसे बड़ी बात आधुनिक काल में क्या हुई है, गद्य का आविर्भाव। गद्य लिखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल के लिए। पहले जो 3 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, गद्य ना के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गद्य बिल्कुल नहीं है, पर वो ना के बराबर है। ब्रजभाषा में लिखा गया है, कहीं अवधि में लिखा गया है। राजस्थानी गद्य तो इन दोनों से भी बहुत पुराना है, पर मात्रा में न के बराबर है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। ये शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसके बारे में हम अलग से कोई वीडियो बनाकर कभी बात करेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा
एक संस्था, उसने एक शब्दकोश छापना शुरू किया जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर, और उसकी भूमिका लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला। ये भूमिका उन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। तो पेपर सेटर आपको ये प्रश्न पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। और हिंदी साहित्य का विकास, इसका परिवर्धित रूप हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से छपा। अगला देखिए, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी का अंग नहीं माना, फिर भी अपभ्रंश की रचनाओं को आदिकाल में शामिल किया। इसका क्या कारण है? शुक्ल जी का, ये सभी कथन शुक्ल जी के हैं। उन्होंने लिखा है कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं, सदा से भाषा काव्य में मानी जाती रही हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका आदिकाल में विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो ग्रंथ की भूमिका है उसमें 3 पुस्तकों का वर्णन किया है कि इन पुस्तकों से मुझे बहुत सहायता मिली है, पुस्तकें बहुत चर्चित है, इनके नाम बहुत पूछे गए नाम हैं, तो इनको आप देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूमिका में निम्नलिखित पुस्तकों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख किया है? राय बहादुर बाबू श्याम सुंदर दास BA, देखिए उन्होंने पूरा नाम लिखा है, राय बहादुर बाबू श्याम सुंदर दास BA, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा है। उनकी जो पुस्तक है हिंदी कोविद रत्नमाला, ये माल नहीं है भाई, माला है, इसको ठीक करिएगा आप लोग, जब PDF लें तो इसको ठीक करिएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला इस नाम से उन्होंने लिखा है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी, उनकी जो रचना है कविता कौमुदी, उसके एक भाग में ग्राम गीतों का संकलन है। भाई आप लोग जानते ही हैं, रामनरेश त्रिपाठी को हम पढ़ चुके हैं। कविता कौमुदी कितने भागों में है ये उत्तर से बताना मुझे, आपकी NCERT में उत्तर दिया है रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी कितने भागों में है? और तीसरी वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार, इन तीनों रचनाओं का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है। तो ये भूमिका की महत्वपूर्ण बात है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन और नामकरण किया है वो बहुत प्रसिद्ध है, हमारे साहित्य इतिहास में रीढ़ की हड्डी की तरह है उनका काल विभाजन। तो आप देखिए, काल विभाजन और नामकरण उन्होंने किया। इससे पहले उनका एक कथन ये बहुत पूछा जाता है, मैं समझता हूँ साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को ये कथन याद होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? साहित्य की परिभाषा देखिए, देखने जैसी है। उन्होंने कहा जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जनता के मन की वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य में, लोग जो सोचते हैं वो साहित्य में दिखाई देता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा नहीं लिखा है होता है, ऐसा लिखा है होता चला जाता है। बहुत सावधान भाषा आचार्य शुक्ल की। तो जैसे जैसे लोगों का मन बदलता है वैसे वैसे साहित्य का रूप बदलता है, ये इसका मतलब है। लोगों का मन ही साहित्य है। जैसे जैसे जनता का मन बदलता है, जनता का मूड जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप बदलता है। और साहित्य इतिहास की उनकी परिभाषा पूछे जाने जैसी है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, चित्तवृत्तियों नहीं, ऐसा लिखा है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास की ऐसी पक्की और दृढ़ परिभाषा मैं नहीं समझता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा कहीं किसी लेखक ने दी हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मामले में विरले हैं और बहुत अद्भुत हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा से इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए, उन्होंने 4 कालखंड बांटे हैं।